Hello everyone, myself Shubhangi Tyagi from Adda 24/7 welcoming you all in social science classes. So बच्चा, in today's class we're gonna discuss about sample paper of term 2. हम इसमें solutions discuss करेंगे और उनके answers को analyze करेंगे. क्यों? क्योंकि सीबीएसई अपने सैम्पल पेपर के साथ साथ मार्किंग स्कीम भी देता है, ठीक है, जिसमें आंसर्स लिखे होते हैं, क्या क्या आंसर, क्या क्या कंटेंट आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो. इट इज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, बट अब हमें क्या करना है, उसको एनालाइज करना है कि कितना आंसर लिखना ठीक है, कितना हमें लिखना चाहिए, कैसे आंसर को अटेम्प्ट करना है. तो ये सारे जो भी हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. एक और जो डाउट है जो क्लियर हुआ है वो ये है कि जो पेपर था, जो सैम्पल पेपर आया है सीबीएसई का, वो है बच्चा सब्जेक्टिव टाइप पेपर. तो अब हमें टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, हमें अब तैयारी में जुट जाना है. हमें तैयारी ऐसे करनी है कि हमें कंटेंट पता हो एंड वी कैन राइट द सब्जेक्टिव आंसर इन दैट. ठीक है, तो टाइम करेंगे. अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, यू आर इन 10th क्लास, यू आर गोइंग टू गिव बोर्ड एग्जामिनेशन. तो बच्चा 2 घंटे में जो टाइम गिवन है उसमें कितना अच्छा आंसर हम लिख सकते हैं और किस आंसर में कितना टाइम देना है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि हम एग्ज़ाम कैसे देंगे वो प्रिपेयर हमारा हो जाएगा. चलो बच्चा, लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो फर्स्टली चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है बच्चा उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस. कभी कभी बच्चे उसको ना अभी मतलब थोड़ा पास कर देते हैं, हाँ इंस्ट्रक्शंस लिखा है, हमें सब पता है, वी नो हाउ टू राइट द आंसर. तो बच्चा ऐसा नहीं है. इंस्ट्रक्शंस क्या है कि पता होना चाहिए कि कैसा कैसा पेपर आया है, कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने मार्क्स के हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो बच्चा, टाइम है 2 आवर्स का, 2 घंटे का पेपर है. टर्म 1 का हमारा 1.5 घंटे का पेपर था एंड इट वॉज ऑब्जेक्टिव. तो बहुत डिफरेंस है दोनों पेपर में. टर्म 2 2 घंटे का पेपर है एंड इट इज सब्जेक्टिव. जो सिमिलैरिटी है वो है बच्चा 40 मार्क्स. अब 40 मार्क्स क्यों? क्योंकि आपका टोटल पेपर कितने मार्क्स का होता है बच्चा? 80. सो 40 हमारा टर्म 1 है प्लस जो हमारा 40 है दैट इज टर्म 2. तो टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों मिला के आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट आएगा दैट इज ऑफ 80 मार्क्स. चलो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना स्टार्ट करें. अब तैयार हैं सब? चलो जी, पहला इंस्ट्रक्शन है बच्चा दैट क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस. सो बच्चा, कितने सेक्शंस हैं हमारे पूरे क्वेश्चन पेपर में? वी हैव 5 सेक्शन नेम्ड एज A, B, C, D एंड E. पूरा पेपर सॉल्व करेंगे तो सारे सेक्शन मिल जाएंगे. सबसे रूबरू हो गए, बस जल्दी कुछ नहीं है किसी बात की. नेक्स्ट है बच्चा ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं. अब यहाँ पे आके थोड़ी घबराहट होगी, मैम चॉइस नहीं है क्या? तो बच्चा चॉइस है, लेकिन वो जो चॉइस है वो आपके इंटरनल चॉइस है. तरीका समझ में आएगा, ठीक है. सेक्शन ए में क्या है हमारा? वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 to 5. टोटल 5 क्वेश्चन है सेक्शन ए में एंड दे कैरीज 2 मार्क ईच. तो एक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क का है, क्वेश्चन नंबर 2 भी 2 मार्क का है एंड सो ऑन टिल क्वेश्चन नंबर 5. इसका आपको आंसर देना है इन 40 वर्ड्स. कितने वर्ड्स में आंसर देना है बच्चा? 40 वर्ड्स में आंसर देना है. तो आई होप सेक्शन एक क्लियर है सबको. 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के एंड उसमें आपको 40 वर्ड्स के आंसर लिखना है. ठीक है बच्चा? चलो जी, सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं. सेक्शन बी में आपके 6 to 8 क्वेश्चन आएंगे और वो होंगे आपके 3 मार्क ईच. कितना? 3 मार्कर क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट 80 वर्ड्स इन इट. ठीक है बच्चा? सो ये 2 मार्कर का सेक्शन ए एंड 3 मार्कर का सेक्शन बी. और इसके वर्डिंग्स हमारे हो गए हैं डबल. सेक्शन सी में हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 एंड दे आर दी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. समझाएंगे कि कैसे आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड हाउ यू हैव टू राइट द आंसर इन इट एंड दे कैरी 5 मार्क ईच. हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है बच्चा? 5 नंबर का है. 2 क्वेश्चन है 9 and 10. उसके अलावा इसके वर्डिंग्स है बच्चा 120 वर्ड्स में आप यू हैव टू राइट द आंसर. इन सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 11 and 12 आर देयर. 2 क्वेश्चन है 11 and 12. दे आर केस बेस्ड स्टडी. अब बच्चा आप ये सोचोगे मैम केस बेस्ड स्टडी जब से स्टार्ट हुआ है पीछा ही नहीं छोड़ा है. बच्चा नहीं छोड़ेगा. सीबीएसई की जो थिंकिंग है ना वो बहुत चेंज हो गई है. नाउ इट इज बिकम मोर एनालिटिकल. बताओ इसमें क्या आएगा, खुद से सोचकर बताना है. ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन है आपके 11 and 12.
सेक्शन ई वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है। एसएसटी इनकम्प्लीट है मैप के बिना, जैसे कि खाना इनकम्प्लीट होता है ना कुछ मीठे के अलावा, तो वैसे ही एसएसटी का क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता मैप क्वेश्चन के अलावा। ऑब्जेक्टिव में भी देखा था ना, ठीक है। तो वो 3 मार्कर का है क्वेश्चन नंबर 13, जिसके 2 पार्ट हैं, 13.1 एंड 13.2। 13.1 फ्रॉम हिस्ट्री, 1 नंबर का मैप आएगा हिस्ट्री में से, एंड 2 नंबर का मैप आएगा बच्चा आपके ज्योग्राफी से। इतनी सी बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। There is no overall choice in the question paper. However, an internal choice has been provided in the few question. अभी यहाँ पे आपके लिए बहुत ही हैप्पी और बड़ी सी स्माइल आ जानी चाहिए, क्या कि इंटरनल चॉइस दी हुई है बच्चा, ठीक है। ओनली वन ऑफ द चॉइसेस इन सच क्वेश्चन हैव टू बी अटेम्प्टेड। तो अगर जैसे कि सपोजिंगली क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, 1 एंड बीच में लगा है और एंड द सेकेंड क्वेश्चन, तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे। अब बात यह है बच्चा कि ओवरऑल चॉइस का मतलब क्या है। सपोजिंगली क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको 24 क्वेश्चन में से कोई भी 20 अटेम्प्ट करने हैं, तो जो भी सुंदर नजर आ रहे हैं 20 क्वेश्चन, जो भी लग रहे हैं बहुत आसान है, ये तो बिल्कुल अच्छे से आते हैं, तो वो आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। बट यहाँ पे आपकी चॉइस लिमिटेड है, 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। दैट्स हाउ वी विल वर्क। In addition to this, separate instructions are given with each section and question whenever necessary. अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अलग से instructions भी दिए हैं, so do not worry about that either. चलो जी बच्चा, तो हमें इस पेपर का जो पैटर्न है वो हमें समझ में आ गया अच्छे से। अब पेपर के पैटर्न समझने के बाद एक चीज़, हमें क्वेश्चंस जो है वो पढ़ने बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वही बात है बच्चा, चाय कैसे बनती है वो तो हमें पता है, पर चाय जब तक बनाएंगे नहीं कैसे पता चलेगा कितनी आती है कितनी नहीं आती। वही बात है, पेपर पता है आ गया, पेपर भी हमारे पास है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि पेपर में क्या क्या है। चलो आगे बढ़े। तो सबसे पहले हमारा आता है बच्चा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। So first question we have, how did the non-cooperation movement unfold in the cities and towns in India? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने ये रिमाइंड करना है कि मैम ये किस चैप्टर से है, तो आई गेस सब तो पता चल गया होगा ना, नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, एक इकलौता चैप्टर हिस्ट्री का जहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन ये कहता है कि जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो सिटीज और टाउन्स में कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है बच्चा। ध्यान रखना वेटेज कितनी है, 2 मार्क्स की है। ये रही आपकी बुक, जानी पहचानी लग रही होगी, देखा होगा इसको, ठीक है। तो बच्चा इस बुक में एक टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2.1 विच सेज अ मूवमेंट इन द टाउन्स, और यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको पूरा आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। पढ़े एक बार, चलो जी तैयार हो जाते हैं बिल्कुल अच्छे से। सो द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से स्टार्ट हुआ था, वेरी नाइस। 1000 ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स, headmasters and teachers has resigned, lawyers had give up their legal practices, council election boycott कर दिए थे। एक पार्टी ने नहीं किए थे, मेरे बोलने से पहले बोल दिया करो ये चीजें, किसने नहीं किए थे बच्चा, मद्रास की जस्टिस पार्टी ने नहीं करी थी, ठीक है। उसके अलावा उनके इकोनॉमिक फ्रंट पे काफ़ी इफेक्ट आया था, जैसे कि हमने फॉरेन गुड्स को बाइकॉट कर दिया था। मतलब कि जहाँ पे भी टैग लगा होता था ना कि ये किसी और कंट्री से बना है और ब्रिटेन से बना है, तो हम उन गुड्स को यूज़ नहीं करते थे। वेरी नाइस। लिका शॉप को हमने बाइकॉट करना स्टार्ट कर दिया, पिकेट करना स्टार्ट किया, फॉरेन क्लोथ्स को बर्न किया बॉन फायर में, एंड दिस वाज व्हाट हैपेंड इन सिटीज ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलो जी अब पढ़ते हैं कि सीबीएसई क्या कहता है इस आंसर के बारे में। बच्चा देखो कंटेंट वही होगा, लिखना क्या है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो सीबीएसई कहता है द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, जस्ट अभी बताया ये हमें पता है। 1000 ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, दैट ऑल्सो वी नो। मैनी टीचर्स रिजाइंड, बहुत बढ़िया। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, the council elections were boycotted in the most provinces except मद्रास, पार्टी का नाम आई होप याद होगा, and foreign goods were boycotted and so on. Last है any other relevant point and you have to write any 2 points. सीबीएसई ये कहता है कि अगर आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 2 मार्क्स का है, अगर क्वेश्चन के वेटेज 2 नंबर की है बच्चा, 2 पेज लिखकर नहीं आने हैं,
ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपने 2 नंबर में जितना भी कंटेंट आता था आपको, जितना याद किया कि मैम बाहर थोड़ी ना लेके जाएंगे, घर पे जितना पढ़कर आए हैं सब यहाँ पे छोड़कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे हम वापस, लेकिन उसको भी ना एक तरीके से लेकर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बोला है कि 2 नंबर लिखने हैं, 2 पॉइंट्स लिखने हैं, तो वो 2 पॉइंट्स आपके बहुत ही क्वालिटेटिव होने चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपने एक लाइन में एक पॉइंट लिख दिया एंड इट विल कंसीडर एज अ सिंगल पॉइंट। आप इनको समझ कर सकते हो, आप 2 पॉइंट को एक बनाकर लिख सकते हो या 3 पॉइंट को एक बनाकर लिख सकते हो, बट दिखना चाहिए फॉर द क्वांटिटेटिव टर्म कि वो 2 पॉइंट है। क्वालिटी आप उसकी इम्प्रूव कर सकते हो, जितना ज़्यादा लिखोगे इन अ लिमिटेड पॉइंट्स दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। क्योंकि 2 नंबर अगर मेरे हिसाब से, चलो ठीक है ये पॉइंट मैंने दे दिया इसमें 1 नंबर, लेकिन कोई और एग्जामिनर को नहीं लगता ये ठीक, उसने दिया हाफ मार्क, तो हमें कोई भी स्कोप नहीं छोड़ना है। हमें जो भी पॉइंट्स लिखने हैं वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और डिटेल्ड वे में लिखने हैं। ठीक है बच्चा, अब ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपने यहाँ पे 10 पॉइंट लिख दिए, बट कंटेंट यू कैन राइट। चलो जी बच्चा, मूविंग ऑन, व्हाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड एज अ ट्रेड। अब इसका चैप्टर हमें समझना है कौन सा है। आई थिंक आपको याद आ गया होगा चैप्टर कौन सा है बच्चा ये। चलो, आई थिंक वी आर राइमिंग, यस, ऑल राइट। सो टूरिज्म एज अ ट्रेड एक आपकी बुक से ही लिया गया है ये बच्चा पैराग्राफ, जो बुक के लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक है, टूरिज्म एज अ ट्रेड दैट वी हैव टेकन। उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि बच्चा ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, उसको हम ट्रेड कहते हैं। जब आप कोई चीज़ खरीदते हो या बेचते हो, वी कॉल इट एज अ ट्रेड। तो टूरिज्म को कैसे ट्रेड कहा जाता है, खुद से सोच कर देखो कैसे होता है बच्चा टूरिज्म पे ट्रेड, कि हम लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को परचेज करते हैं। उसके अलावा कौन कौन से टूरिज्म होते हैं, एडवेंचर टूरिज्म होता है, कल्चर टूरिज्म होता है, इको टूरिज्म होता है, हेरिटेज टूरिज्म एंड सो ऑन। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन राइट इन दिस answer. Let's see what CBSE has given. Foreign tourist arrival in a country contributing to foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज तो आपकी कंट्री में आता ही अगर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो। देखा भी होगा अगर आप किसी मॉन्यूमेंट में जाते हैं तो अगर कोई फॉरेनर आता है तो आप उससे कुछ चार्ज करते हैं, है ना। हालांकि थोड़ा ज़्यादा होता है, बट हमें माइंड नहीं करना चाहिए इस चीज़ को। तो फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आता है बिकॉज दे आर स्पेंडिंग इन आवर कंट्री। एंड नेक्स्ट है, मैनी पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। कैसे होते हैं डायरेक्टली इंगेज, आपने देखा होगा टूरिस्ट गाइड होते हैं, होटल्स होते हैं, एंड जो एक ट्रैवल पैकेज आपको देते हैं। तो दिस इज हाउ पीपल आर एंगेजिंग इन दी टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, जो हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स जो हमारी कंट्री के होते हैं। देखो, द पॉइंट इज इट इज़ नॉट लाइक वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग देम, द पॉइंट इज दैट वी नो दैट हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। आपको पता है कि मतलब ये हैंडीक्राफ्ट्स हैं, यू आर यूजिंग इट सिंस बर्थ। इट इज़ नॉट दैट यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट, बट द पॉइंट इज अगर कोई बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में आता है, उसको ये चीज़ें नहीं नज़र आती हैं, उसको लगता है वाओ इट इज़ यूनिक समथिंग एज, तो वो उसको परचेज करते हैं, वो उसकी डिमांड करते हैं। जैसे कि दिया होता है, हम मोस्टली दिया की डिमांड कब करते हैं, वी मोस्टली डिमांडेड ड्यूरिंग दिवाली, जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बट इट इज़ न्यू फॉर अ फॉरनर हु इज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। ठीक है, सो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स भी क्या होता है बच्चा, सपोर्ट होते हैं। टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। ठीक है, इसके भी कोई 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा और जो पॉइंट विच आई थिंक यू कैन मेंशन इट, दैट यू परचेज न्यू गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दी in a country that is also be considered as the tourism। आप नए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हो, आप होटल बुक करते हो, वो भी पार्ट है टूरिज्म का। ठीक है, सो कोई भी अदर पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है बच्चा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन 1 पार्टी एंड 2 पार्टी सिस्टम। अब ये पता होना चाहिए कौन से चैप्टर से है। आई थिंक यू आर राइमिंग विद मी, 1 सेकेंड। यस, कौन से चैप्टर से है बच्चा ये, तो जाहिर सी बात है ये सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 हम लेकर चल रहे हैं, दैट इज दी पॉलिटिकल पार्टीज। वेरी नाइस। तो पॉलिटिकल पार्टीज में एक टॉपिक था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल सिस्टम होता है। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड
मल्टी पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम को और हम बाई पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था बुक में लिखा हुआ, हाउ मेनी पार्टीज वी शुड हैव। तो क्वेश्चन में बताया गया था कि हमारे पास जितनी मर्जी पार्टीज हम रख सकते हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि विद इन अ डे हमारे पास आता है कि चलो आज अच्छा लग रहा है तो मल्टी पार्टी सिस्टम कर लेते हैं, कल खराब लगेगा तो हम चलो वन पार्टी सिस्टम लेकर चलेंगे। इट इज डजंट गो लाइक दैट। ठीक है, द पॉइंट इज कि हमारी कंट्री की क्या हिस्ट्री है, क्या आइडियोलॉजीज है, लोग क्या सोचते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्ट्री क्या थी, हम क्या फ्यूचर सोचकर चल रहे हैं, क्या कल्चर वैल्यूज़ हैं, क्या हेरिटेज है, इन सबको मिलाकर मेरी कंट्री में क्या आता है, एक पार्टी सिस्टम आता है। ठीक है, कितनी डाइवर्सिटी है मेरी कंट्री में, ऑल दीज थिंग्स मैटर इफ यू वांट टू टॉक अबाउट विच पार्टी सिस्टम इज सुटेबल। बट हियर द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम। डू नॉट वरी, चैप्टर जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो ऐसा नहीं है कि मैम ये तो समझ ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं क्या होता है तो फिर से बता दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा बच्चा। चैप्टर वी विल टॉक इन डिटेल ऑल द चैप्टर्स, सो डू नॉट रश, तैयारी पूरी करेंगे एग्जाम से पहले। ऑलराइट, सो बच्चा वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। एक वो पार्टी कंट्री में जहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ही गवर्नमेंट को रन करती है, उसको हम बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। एक एग्जांपल है, बहुत ही हरा भरा सा एग्जांपल है इसका, दैट इज चाइना। चाइना में हमारा क्या है बच्चा, वी हैव वन पार्टी सिस्टम। लेट्स टॉक अबाउट द टू पार्टी सिस्टम और वी कैन से बाई पार्टी सिस्टम। इन टू पार्टी सिस्टम जो हमारी दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके पास पावर होती है, क्या पावर में आने की, या उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं पावर में आने के, उसको हम बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम और वी कैन से बाई पार्टी सिस्टम। ऑलराइट, अच्छा इसका ना लिखने के दो तरीके हैं बच्चों। एक तरीका क्या है, दैट इज आपने बचपन में देखा होगा, बचपन में करते भी होगे आप, कि आपने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, जहाँ पे आपने एक जगह लिखा वन पार्टी सिस्टम और दूसरी तरफ हमारा है यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम। ठीक है, और आपने यहाँ पे जस्ट बिकॉज ये 2 मार्कर का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपने 1 पॉइंट लिखा और यहाँ पे 2nd पॉइंट। ठीक है, दैट्स हाउ यू विल राइट द आंसर। एंड एग्जाम्पल वे कंसिडर एज अ इंडिविजुअल पॉइंट। अगर आपने कोई एग्जाम्पल लिखा है कंट्री का लाइक चाइना एंड सो ऑन, सो इट्स कंसिडर एज अ सेपरेट पॉइंट। तो ये मत समझना कि ये ओल्ड मेथड हो गया, मैम हमें नहीं करना, ऐसा बच्चे करते थे, स्केल से लाइनें खींचते थे। सो बच्चा ये बहुत ही ऐसा है सदाबहार एक पैटर्न है डिफ्रेंशिएट लिखने का बेसिकली। तो हम वन पार्टी टू पार्टी में ऐसे करके हम उसको डिफ्रेंशिएट लिख सकते हैं, बट सीबीएसई ने हम अलग तरीके से दिया है तो वो भी देख लेते हैं। सो वन पार्टी सिस्टम, कंट्रीज वेयर ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। जहाँ पे एक ही पार्टी के पास कंट्रोल होता है गवर्नमेंट को रन करने का, इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल इज चाइना ओनली कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू rule. Let's talk about two party system. Countries where only two main parties contest elections are called two party system. जहाँ पे दो पार्टी ही मतलब दो पार्टी के चांसेस होते हैं पावर में आने के, या तो पार्टी ए आएगी या फिर पार्टी बी आएगी। अगर पार्टी ए इस बार आ गई तो मे बी पार्टी बी अगली बार आ जाएगी, मे बी पार्टी ए ही कंटिन्यू करेगी, लेकिन जो खेल रहेगा ना इलेक्शन का जीतने का वो सिर्फ ए और बी पार्टी के बीच में से रहेगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ द टू पार्टी सिस्टम। सो दीज आर द टू कंट्रीज वेयर द टू पार्टी सिस्टम इज गोइंग ऑन। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हमारी कंट्री में कैसा पार्टी सिस्टम है, तो शायद हम राइम करेंगे नहीं करेंगे। सो वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री। बहुत ही बढ़िया, यू नो, टैप योर शोल्डर बच्चा, यू आर डूइंग ग्रेट। एनी अदर पॉइंट यू कैन मेंशन दैट, मतलब डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, आप ये मेंशन कर सकते हो, सुटेबल है या नहीं है, दैट एनी अदर पॉइंट विच यू थिंक ऑफ। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करना आंसर लिखते वक्त, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी लिख कर आ जाओगे, रेलिवेंट लिखना है बट एक सटीक आंसर लिखना है। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चैप्टर हम एक बारी फिर से डिस्कस कर ले, कौन सा है, चैप्टर नंबर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम मनी एंड क्रेडिट। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रोल आ जाए, सिग्निफिकेंस आ जाए, फंक्शंस आ जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाए, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन आंसर आपका सेम रहेगा। क्या क्या बोला मैंने बच्चा, रोल आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं, या फिर सिग्निफिकेंस, और वी कैन से फंक्शंस। यू हैव टू राइट दी सेम आंसर इन इट। ठीक है, चलो आंसर पढ़े।
किताब है, पहले बुक देख लेते हैं। सो बुक में हमारा लिखा हुआ है, अच्छा ये लिखा हुआ कहाँ है बच्चा, इट इज़ नॉट अ सेपरेट टॉपिक नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग टॉपिक एक सेपरेट लिखा होता है। ये एक फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के एक सब पॉइंट है इसका, तो डैट वी हैव टू रीड। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सीबीएसई कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा ये पैराग्राफ ऊपर से पढ़ लिया और नीचे का तो सेम ही होगा, उसको छोड़ देते हैं। पूरा पढ़ना है पैराग्राफ, सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट or loans, we can say that, and for instance we have seen that the bank maintain a minimum cash balance out of the deposit they receive। तो मतलब जितना भी डिपॉजिट बैंक के पास होता है उसका कुछ अमाउंट, मिनिमम अमाउंट दे कीप विद देमसेल्फ। तो आरबीआई उस चीज़ को मॉनिटर करता है कि जो बैंक है वो उतना अमाउंट अपने पास रख रही है या फिर नहीं रख रही है। ऐसा नहीं बच्चों की तरह जाओ जितना पैसा मिला सारा उड़ा कर आ गए हैं, कुछ ना कुछ सेव करके रखना है फॉर सर्टेन रीजंस वी हैव, ठीक है। सो दैट आरबीआई हैज़ टू मॉनिटर, और दे मॉनिटर कि जितना भी हमारा अमाउंट है उसको हम क्या कर रहे हैं बच्चा, जो बैंक है वो मिनिमम अमाउंट सेव करके रख रहा है या फिर नहीं रख रहा है। और राइट, उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं, दैट आरबीआई सीज कि जो बैंक है वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग को बिजनेस तो नहीं करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि जो बैंक हैं वो सिर्फ उनको तो लोन नहीं दे रहे जो ऑलरेडी बहुत रिच हैं, दे हैव टू गिव लोन्स टू द मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो दैट दे कैन ऑल्सो बी डेवलप। बहुत ही बढ़िया बच्चा। अब हम सीबीएसई का आंसर पढ़ लें, देखें जरा सीबीएसई ने एनसीईआरटी से उठाया कि नहीं उठाया है। तो इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इट, ठीक है, जो आप और अदर क्वेश्चन में भी इसको डाल सकते हो, ठीक है। तो आरबीआई जो है हमारा वो करेंसी नोट्स को इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। द आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, वी जस्ट हैव रेड अबाउट दैट। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, जो हमारा मिनिमम, यहाँ पे अगर आपने लिखना चाहते हैं तो मिनिमम कैश बैलेंस भी लिख सकते हैं, इट विल मेक द आंसर द मोर क्वालिटेटिव। And the RBI sees that the bank give loan not to just profit making business and traders but also the small cultivators। जैसे कि अगर आपने कोई अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है बट आपके पास पैसे नहीं हैं तो बैंक आपको भी लोन प्रोवाइड करे, सिर्फ उनको नहीं दे जिनका जो बिजनेस है वो ऑलरेडी सेट है एंड दे आर वर्किंग वेरी ग्रेट विद दैट। सो एनी अदर रेलिवेंट 2 पॉइंट यू कैन मेंशन विद इट। ऑल राइट, let's move on to the next question. Oh, we have a table here. Read the data in the table given below and answer the question that follows. So बच्चा एक टेबल गिवन है आपको जो सीबीएसई ने ली है एनसीईआरटी से, एंड जहाँ पे आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है किसका, स्टील का। किसकी बात करेंगे, अपने देश भारत की बात करेंगे, ठीक है बच्चा। सो यहाँ पे हमारे ईयर है और यहाँ पे है प्रोडक्शन किसका, स्टील का। कहाँ पर, इंडिया में, बहुत सही, ठीक है। तो ईयर की बात हो रहे हैं 2015 से 16 एंड 2019 से 2020 तक हमने अलग अलग साल लिए हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन है, ठीक है। अब इसने क्या किया बच्चा सीबीएसई ने कि यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन था, हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है 1 to 5 ये क्वेश्चन 2 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। अब सीबीएसई ने इसको बाइफरकेट कर दिया। कैसे कर दिया कि 2 मार्कर के क्वेश्चन में उन्होंने 2 अलग एक नंबर के क्वेश्चन 2 अलग अलग दे दिए। तो ऐसा करना है, चॉइस नहीं है, सेक्शन ए में कोई भी चॉइस नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए में। चलो जी, घबराना नहीं है। लेकिन कंपेयर द 2015 and 16 and 19 and 20 data and give any one reason for the reduction of production of steel in 2019 and 20। क्वेश्चन में लिख कर दे दिया कि आपने सिर्फ यहाँ पे कितने रीजन देने हैं, एक रीजन देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये बोलता है कि इंडिया में जो प्रोडक्शन है स्टील का वो हो गया हमारा कम, दिख भी रहा है हमें 106.60 मिलियन टन पहले हम प्रोड्यूस करते थे, अब हम 102 कर रहे हैं। प्रोडक्शन कम हुआ है, आपको इसी के रीजन बताने हैं कि प्रोडक्शन क्यों कम हुआ है। मुझे पता है कि आपको याद आ तो रहा है आंसर क्योंकि पढ़ा है सबने, ठीक है। अब आंसर को हम इसको थोड़ा समराइज कर लें, बुक से पढ़ लें पहले थोड़ा सा। सो दीज इंक्लूड, अच्छा ये तो ऊपर थोड़ा था जो प्रॉब्लम्स थी, लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या है हमारी प्रॉब्लम्स। दैट इज
India is an important iron and steel producing country in the world, but we are not able to perform our final potential. क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट हाई होती है आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की. अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग ऑयल इज ऑल्सो लिमिटेड है बच्चा. ये हमारे लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है. लेबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो कैसी है? कम है. लोग तो ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन आना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं. ठीक है, जैसे मम्मा बोलती है ना, 4-4 घंटे तक बच्चा किताब लेकर बैठा रहता है लेकिन पढ़ता ही नहीं है. तो वही बात होती है प्रोडक्टिविटी की. 4 घंटे नहीं, 1 घंटा लेकर बैठो बुक, लेकिन पढ़नी है. चलो जी, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी. इंडिया की तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. एनर्जी का मतलब क्या है बच्चा? यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं और हम पावर की बात कर रहे हैं. चलो ठीक है. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है. इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत पड़ती है अगर हम क्या करेंगे, कोई हैवी इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, लेट्स सी व्हाट वी हैव. पहली प्रॉब्लम हाई कॉस्ट, जस्ट अभी डिस्कस करी थी. लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग ऑयल, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी. एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट यू कैन मेंशन, एनी वन पॉइंट यू नीड टू मेंशन. एज वी हैव डिस्कस इन द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने ज़्यादा पॉइंट लिखने हैं तो बच्चा लिख कर आना. ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो मैंने बोला था टाइम मैनेजमेंट, वो देखना है. कितना टाइम देना है एक क्वेश्चन को. ऐसा नहीं है कि एक आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखने में 15 मिनट लगा दिए, ऐसा नहीं करना है. शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट दे सकते हैं, 4 मिनट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते बच्चा आप. ठीक है, so any one point you need to mention in this answer. Let's see 5.2 we have. Why is production and consumption of steel considered as an index of a country's development? कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमें क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं स्टील की, स्टील के प्रोडक्शन की. क्यों हम बोलते हैं कि हमें आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करना है, स्टील ज़्यादा बनाना है ताकि मेरी कंट्री का डेवलपमेंट हो. तो बच्चा जाहिर सी बात है वो सबको पता है. स्टील हमारा, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमें स्टील की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहें तो हमें स्टील की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम मशीन्स बनाएंगे तो स्टील की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग सेटअप कर रहे हैं देन ऑल्सो यू नीड स्टील. तो स्टील की ज़रूरत बच्चा सब जगह पड़ती है. तो अगर आपने कंट्री को डेवलप करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा बच्चा? स्टील को डेवलप करना पड़ेगा. समझ में आ गया? शो मी अ बिग थम्स अप एवरीबॉडी. All right, perfect. So first point we have, the steel products are used as a raw material in different industries. बच्चा अगर करेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा ना स्टील इंडस्ट्री को, तो यू हैव एम्पल ऑफ थिंग्स टू राइट. बेसिक इंडस्ट्रीज होती है, हैवी इंडस्ट्री है, और दे सप्लाई द रॉ मटेरियल टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है. एक्सपोर्ट करते हैं हम आयरन स्टील का बहुत ज़्यादा. इट प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर इंश्योरिंग कंट्रीज ग्रोथ. मतलब जो अगर मशीनरी हम बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो हमें कंट्री की ग्रोथ के लिए डैट वी नीड, एंड दैट्स वाई वी नीड स्टील. एनी अदर पॉइंट यू कैन मेंशन, जैसे कि हमने अभी मेंशन किया दैट यू कैन टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे सो वी नीड स्टील फॉर दैट. ठीक है, सो दिस होल पॉइंट यू ऑल्सो हैव टू मेंशन, और यू कैन मेंशन इट. चलो जी, सेक्शन बी पर आ जाए. सेक्शन ए क्लियर हो गया हमारा. सेक्शन बी पर आते हैं. सो बच्चा इस सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच, टोटल 9 नंबर का सेक्शन बी है हमारा. ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ऑलवेज सी व्हेनेवर यू सी द सैम्पल पेपर ऑफ CPSC ना, एक बिल्कुल एक ट्रिक माइंड में रखनी है कि मैम सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, कितने क्वेश्चन सिविक्स के थे, कितने ज्योग्राफी एंड कितने इकोनॉमिक्स के थे. बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को ट्रैक नहीं हम छोड़ेंगे. हमें पकड़ के रखना है कि कौन सी बुक जो है कितने नंबर की आई है, और कौन कौन से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन उस चैप्टर उस बुक के आए हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं. हमें कॉम्प्रिहेंसिव बिल्कुल निचोड़ लेना है सैम्पल पेपर को. मतलब सैम्पल पेपर बच्चा क्या होता है, CBSE का आउट किया हुआ पेपर होता है. मान के चले कि CBSE पेपर देगा तो ऐसे ही देगा. ठीक है, चलो जी. सो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 वी हैव 3 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन ए, सेक्शन बी सॉरी. क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चा चॉइस है क्वेश्चन 1 एंड 2, जहाँ पे बीच में और लिखा हुआ है. तो जाहिर सी बात है दिमाग की बत्ती जली होगी कि इन दोनों में से हमने कोई भी एक करना है. ठीक है नहीं? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है, बट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 6 कैसे दिए गए हैं, आसान है कि नहीं है. हालांकि आसान है. आसान कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा है. ठीक है नहीं? सो वाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, एक्सप्लेन.
दो चीज़ें बिल्कुल दिमाग में रख लो, दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट रूरल हाउस होल्ड एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। समझ में आ रही है मेरी बात? ये क्या है कि ये हमारे जो इन दोनों चीज़ों का जो आपने कंपैरिजन बताना है या उनका रिलेशन बताना है, वो किस चीज़ के बताना है बच्चा? डिपेंडेंसी के हिसाब से। बच्चा देखो, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ लो 60% काम खत्म हो गया आपका। बस क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में तुम्हें लिखना क्या है। अब वही बात है कि खाना तो बन गया, परोस के देना है, तो बस लिख लिया, समझ में आ गया कि क्या लिखना है, तो उसको अच्छे तरीके से लिखोगे आंसर को। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो रूरल हाउस होल्ड हैं वो क्यों डिपेंडेंट हैं अभी भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे। सबसे पहला, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स इन रूरल एरियाज। हमारे विलेजेस में अभी भी जो बैंक्स हैं बच्चा, दे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल दी एरियाज ऑफ अ कंट्री। बहुत से ऐसे रिमोट एरियाज हैं, ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे बैंक्स नहीं हैं। हाँ, होने चाहिए ऑब्वियसली, बट दे आर नॉट देयर। तो वहाँ पे जो लैकिंग है जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की, इट इज़ नॉट देयर। अच्छा, एक क्वेश्चन ज़रा रिकैप करवाऊँ मैं कि जो हमारा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है उसको कौन सुपरवाइज करता है? चलो रिवाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, पीपल इन द रूरल एरियाज फेस प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू डॉक्यूमेंटेशन। अगर बैंक आपको लोन देता है तो ऐसा तो है नहीं कि आप गए सुबह सुबह उठ के कि हमें लोन देना है और आपको वो लोन दे देंगे। अच्छा, आपके अकाउंट में 50,000 रुपये आ गए। अच्छा, छोटी बात कर दी क्या? चलो 2 करोड़ आ गए, अब ठीक लग रहा है? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन। अरे भाई, कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो, कितना कमा लेते हो, कितनी ज़मीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, सबका हिसाब तो देकर जाओ। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन जो रूरल पीपल होते हैं बच्चा, दे आर नॉट दैट डेवलप्ड, दे आर नॉट उनको लगता है कि दे आर नॉट एजुकेटेड, फ्यू ऑफ देम आर नॉट एजुकेटेड। उनको लगता है कि अब हम कैसे काम करेंगे, जाके पता नहीं क्या क्या दस्तावेज मांगेंगे वो, और हम तो दे ही नहीं पाएंगे। और जाहिर सी बात है उनके पास होता भी नहीं है हर चीज़ का रिकॉर्ड। सो दे अवॉइड द हसल ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन। तो उसको अवॉइड करने के लिए वो जिनसे जान पहचान होती है अपने ही गाँव में, वो उनसे लोन ले लेते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ? ताकि वो जो ये डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको क्या कर सके बच्चा? दे वांट टू अवॉइड दिस डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर मूविंग टुवर्ड्स दी फॉर्मल सेक्टर। तो यहाँ पे सरकार क्या कर सकती है, सोच के बताना जरा। सो एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फॉर्म फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन। अब बच्चा क्या होता है कोलेट्रल? क्या होती है कोलेट्रल? एक सिक्योरिटी होती है। आई होप कि आपको पता होगा कि अगर आप कभी लोन लेने जाते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बैंक में जमा करके रखनी होती है। बैंक अपने पास सिक्योरिटी रखता है कि अच्छा, अगर आपने लोन नहीं चुकाया सो वी कैन रिकवर फ्रॉम दिस कोलेट्रल। कोलेट्रल कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है उस पर्सन की जो पर्सन लोन लेता है। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे रूरल हाउस होल्ड है बच्चा, आपने पता भी होगा, वी हैव सो मैनी लैंडलेस फार्मर्स वी हैव इन आवर कंट्री। इतने ज़्यादा पीजेंट्स हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक डेली वेज एज अ डेली वेज वर्कर काम करते हैं। सो दे ऑल्सो नीड सम लोन और सम मनी, सो दे डू नॉट हैव एनी एसेट विद देम। सो उनके लिए उनके पास कोलेट्रल ही नहीं है तो वो लोन लेने जा ही नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रूरल पीपल गेट इजी लोन फ्रॉम द रिचर हाउस होल्ड थ्रू इनफॉर्मल वेज। इनफॉर्मल वेज बच्चा क्या? जान पहचान, पड़ोसियों को जानते हैं वो लोग, उनके घर में उनके गांव में कौन कौन लोग रहते हैं बच्चा, कितने फैमिलीज होती हैं 50 to 60। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। कुछ ऐसे गांव में जहाँ पे सिर्फ 5 से 6 फैमिलीज रहती हैं। सो दे नो ईच अदर। उनको पता है कि पैसों की ज़रूरत पड़ी है, चलो इनसे मांग लेते हैं। बट समहाउ ऑल दीज लैंड ऑनर्स, ऑल दी जमींदार, जितने भी रिच पीपल होते हैं उस विलेज में, वो कभी कभी दे एक्सप्लॉइट द पुअर पीपल इन अ विलेज एरिया। ठीक है, एनी अदर रेलिवेंट पॉइंट यू कैन मेंशन इन दिस आंसर? सो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स हैं आप इसमें लिख सकते हो जहाँ पे जो कमियां हैं, जहाँ पे रूरल जो हाउस होल्ड हैं, जो गांव में विलेजेस में लोग रहते हैं, वो क्यों हमारा इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और वाले पार्ट पे। हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल? अच्छा, चलो सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया, चलो एक बार वोटिंग कर लें सारा। वोटिंग ये कर लेते हैं, लाइव चैट नहीं है वरना वोटिंग भी देख लेते हैं इस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 6 में का जो फर्स्ट पार्ट था और जो सेकंड पार्ट है, दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए।
चलो मैंने फर्स्ट पार्ट का तो आंसर बता दिया, बट दोनों क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। मुझे सोच के बताओ कि आपने कौन सा आंसर इसमें अटेम्प्ट करा होगा, या आप करते अगर यही क्वेश्चन पेपर आता। तो ये चीज़ें नो कभी कभी ये जो चॉइसेस होती है ना, ये बहुत कंफ्यूज कर देती है कि कौन सा अटेम्प्ट करें। आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स कि बच्चे ने क्या करा, पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखा जो कि फर्स्ट पार्ट था, ओहो ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये पूरा काट दिया, उसके बाद वो कर रहे हैं और लिखकर एंड दे आर अटेम्प्टिंग द सेकेंड पार्ट। बच्चे इससे कुछ नहीं होगा, इट इज़ नॉट लाइक कि आपकी कॉपी खराब हो गई, दिस इज़ नॉट, मतलब दिस कैन बी द रीज़न ऑफ इट, बट ये सिर्फ एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मेजर प्रॉब्लम है वो जो टाइम था ना आपका वो वेस्ट हो गया, और एक ना टेंशन हो जाती है उस चीज़ की, ओहो मेरे 5 मिनट ख़राब हो गया, मैं कैसे काम करूँगा। तो इट शुड नॉट गो लाइक दैट। आपने आंसर लिखने से पहले सोचना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। बहुत अच्छे से मतलब कि किस क्वेश्चन के आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट्स कौन कौन से क्वेश्चन के ज़्यादा रेलिवेंट हैं। बात समझ में आ रही है सबको? सो यू हैव टू थिंक इन अ वे कि अगर चॉइस आती है तो आपने कौन सी चॉइस उसमें लेनी है। ठीक है, चलो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट, पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। मतलब कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं बच्चा, उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रीजनेबल का मतलब क्या है, दैट इट इज़ वेरी लेस, बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब फॉर्मल सोर्सेज जो हमारे बैंक पे चार्ज करते हैं उससे भी ज़्यादा कम होते हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के चार्जेस, इंटरेस्ट। Self-help groups are regular in their savings which can be used as monetary help। कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं, बच्चा रेगुलरली पैसा जमा करते हैं और उसको वो मॉनेटरी हेल्प की तरह दे सकते हैं। अगर सपोजिंगली 5-6 लोग हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रहे हैं, दे आर सेविंग मनी कॉन्टिन्यूसली एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मिस्टर राम वांट सम मनी, तो मिस्टर राम वो मॉनेटरी हेल्प ले सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से। उनको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, उनको ऐसा नहीं है किसी और से पैसे मांगने पड़ेंगे, बट दे कैन आस्क देयर ओन सेल्फ हेल्प ग्रुप कि हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है तो आप मुझे ये दे दीजिए। ठीक है, मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन विदाउट कोलेट्रल। अगर मिस्टर राम ने पैसा लिया है तो मिस्टर राम को कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं एक दूसरे को, दे ट्रस्ट ईच अदर, दे ट्रस्ट देयर मेंबर्स, सो विदाउट कोलेट्रल दे कैन ऑल्सो fulfill their needs for the loans. Due to a timely repayment, banks also lend loans to the सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब क्या होता है बच्चा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं कि वो पैसे कॉन्टिन्यूसली इकट्ठा करते हैं, उनके जो बैग होता है, उनका जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब धीरे धीरे हाइक होता रहता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जितना अमाउंट आपके पास है आपको किसी पर्सन को सिर्फ उतने ही अमाउंट की नीड होगी। सो कभी कभी बैंक क्या करते हैं, दे ट्रस्ट दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड उतने ही अमाउंट वो क्या करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? सो बैंक ऑल्सो गिव लोन टू दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इफ दे need it. So any 3 point you can write, 3 मार्कर का क्वेश्चन है, 3 relevant point you can answer in it. कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपने लिखना है तो 1 से 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकते हैं, अदरवाइज 2 पॉइंट को कोलैप करके और उनको जोड़कर भी लिख सकते हैं, जैसे कि हाथ जोड़ते हैं ऐसे वाला, तो वो जोड़कर भी लिख सकते हैं। चॉइस इज योर्स। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ओहो, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज, ठीक है, in another way and participated in the non-cooperation movement differently. Justify the statement. चलो जस्टिफाई करना है तो पहले हमें ये समझना है कि चैप्टर कौन सा है, जल्दी से बता दें। चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत देर के बाद आया ये चैप्टर, बट वी वर वेटिंग। क्वेश्चन ये क्या कहता है बच्चा, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये कहता है कि जो ट्राइबल्स पीजेंट थे उन्होंने गांधी जी का जो आइडिया था स्वराज का, स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस का, सो जो गांधी जी का आइडिया था स्वराज का उसको इंटरप्रेट कर दिया था, मतलब उसको मिसअंडरस्टूड करा था। मतलब कहना गांधी जी कुछ और चाहते थे स्वराज के बारे में, बट उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से उसको सीखा, उसको समझा एंड उसको उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। It is not like they were not the followers of Gandhi ji, but whatever Gandhi ji has said that they have interpreted it. समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, so let's see what we have. So this is a paragraph which is given in your book. I hope that you have read it. इसको एक बार पढ़ लेंगे।
ठीक है, आपको इसमें क्या आंसर आपने लिखना है, दैट यू विल गेट इट, बट हमें कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बनाना था तो वी हैव रेड इट। स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट इन द गडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो एक जो बच्चा मिलिटेंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था आंध्र प्रदेश के ट्राइबल एरियाज में। जो मिलिटेंट मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप आर्म्स को यूज़ करते हो, मतलब इट इज़ नॉट नॉन वायलेंट। आई होप यू रिमेंबर कि गांधी जी का आइडिया था वो था नॉन वायलेंस का, लेकिन जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन आंध्र प्रदेश इट वाज वायलेंट एंड इसको हम मिलिटेंट मूवमेंट कहते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें क्योंकि आंसर मोस्टली इसी पे डिपेंडेंट है। तो बेसिकली क्या होता था बच्चा कि ट्राइबल एरियाज में जो फॉरेस्ट एरिया में होते थे, जो ट्राइबल पीपल दे यूज टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम द इन द फॉरेस्ट। वो छुप जाते थे, पेड़ों के पीछे छुप जाते थे, पेड़ों के ऊपर वो बैठ जाते थे एंड अगर ब्रिटिशर्स वहाँ से क्रॉस करते थे तो उनके ऊपर अटैक करते थे। सो दैट मूवमेंट इज नोन एज ए गोरिल्ला मूवमेंट एंड कहाँ पे हुआ था बच्चा, इट वॉज देयर इन आंध्र प्रदेश। दे वर अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज, दे हु ट्राइबल पीपल। कॉलोनियल को पॉलिसीज कौन सी बच्चा, जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज बनाई थी तो उनके अगेंस्ट थी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कौन कौन सी पॉलिसीज थी, पढ़ा है तो समझ में भी आ गया होगा, याद भी आ गया होगा। पॉलिसीज थी द फॉरेस्ट वर रिस्ट्रिक्टेड, उनको फॉरेस्ट में जाना अलाउड नहीं था, उनको अपने ट्रेडिशंस फॉलो करना स्टार्ट नहीं था। मतलब कि जो फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई करते थे ट्राइबल पीपल, तो उनका जो गुड्स होते थे बच्चा अवेलेबल फॉरेस्ट एरिया में वो भी उनको यूज़ करना अलाउड नहीं था। ठीक है, सो दे वर अगेंस्ट ऑल दीज कॉलोनियल पॉलिसीज, देयर लाइवलीहुड वॉज अफेक्टेड एंड देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर डिनाइड। जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स थे, जो उनके जो उनके पूर्वजों ने उनको देकर गए थे, उनके उनकी पूरी फैमिली वो ट्रेडिशंस फॉलो करती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने उनको मना कर दिया कि आप ये ट्रेडिशंस फॉलो नहीं करेंगे, यू विल नॉट लिव इन द फॉरेस्ट एरिया, यू कैन नॉट यूज ऑल दीज प्रोडक्ट्स, यू कैन नॉट गो इन दैट एरिया, यू कैन नॉट लिव फ्रीली इन द फॉरेस्ट। तो दे वर वेरी हर्ट कि उनके ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ हैं उनको क्या किया जा रहा है बच्चा, डिनाई किया जा रहा है। देयर लीडर अल्लूरी सीतारमन राजू, नाम याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है। वो इंस्पायर्ड बाई द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड परसुएटेड पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। तो ये एक हमारा बहुत ही अच्छा स्माइलिंग पॉइंट हो सकता है जहाँ पे नॉन वायलेंस नहीं था। तो वहाँ पे लोगों को उन्होंने बोला कि आपने खादी पहननी है क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि हमें मेड इन इंडिया रखना है। ठीक है, एंड दे वर स्टार्टेड वेयरिंग खादी, खादी पहना, उन्होंने ड्रिंकिंग को करना बंद कर दिया। ही वॉन्टेड लिबरेशन बाय द यूज ऑफ फोर्स। लेकिन यहाँ हो गई गड़बड़। गड़बड़ क्या कि यहाँ पे जो आइडिया था बच्चा किसका, नॉन वायलेंस का, वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो गया। यहाँ पे नॉन वायलेंस तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे तो फोर्स के थ्रू आपने स्वराज लेनी है। सो यहाँ पे गांधी जी के आइडिया को जो उन्होंने क्या किया बच्चा, इंटरप्रेट किया। The rebels attacked police station and carried on guerrilla warfare for achieving स्वराज। स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस को पाने के लिए उन्होंने क्या किया बच्चा कि जो पुलिस स्टेशन थे, पुलिस स्टेशन किसके, ब्रिटिशर्स के जो पुलिस स्टेशन थे उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन राइट इट। 6 पॉइंट्स आर मेंशन हेयर, आप उसको मिला जुला कर बिल्कुल निचोड़ कर अच्छे से 3 नंबर के क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे। All right, next we have examine the role of political parties in a democratic country. चैप्टर नाम समझ में आ गया, चैप्टर है हमारा 6 of political parties. Very good. अच्छा, अब बच्चा जैसे कि मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन था एग्जामिन द रोल और राइट द रोल ऑफ RBI, है ना। मैंने आपको उसके बदले में बोला था कि रोल के अलावा जो टर्म्स थे जैसे कि सिग्निफिकेंस, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये सब भी आ जाते हैं तब भी आपने आंसर सेम लिखना है, भटकना नहीं है राह से। राह वही है बच्चा, आंसर वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका हो जाएगा अलग। ठीक है, तो क्वेश्चन जो कह रहा है दैट इज एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, examine the responsibility of political parties in a democratic country, significance of political parties, you have to write the same answer. Am I clear? Show me a big thumbs up. I can see that. Okay, very nice. चलो जी स्टार्ट करें। तो फर्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट।
बच्चा पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो ऐसा तो है नहीं टाइम पास करने के लिए बन गई है, चलो अच्छा हमने पार्टी बना दी हम पार्टी करेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। बेसिकली व्हाट दे हैव टू डू, व्हाट इज देयर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल इज दे हैव टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड दे हैव टू रन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रन करनी है और गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, दिस इज व्हाट देयर मेन motive. I hope I'm clear. So that is the first function and responsibility. Second, we have parties play a decisive role in making policies for the country. अब country की policies तो कौन बनाएगा, और वो policies बनाने की responsibility किसकी होती है बच्चा? पॉलिटिकल पार्टीज की होती है। तो पहले वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाने के बाद क्या करेंगे बच्चा, पॉलिसीज बनाएंगे। दे रिक्रूट लीडर्स एंड ट्रेन देम। अब नए नए लीडर्स आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पुराने लीडर्स चलते आ रहे हैं। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे हैव द न्यू लीडर्स, तो नए लीडर आते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि कैसे कैसे किन किन एरिया में काम करने हैं, एंड दे वर्क एज विद द पॉलिटिकल पार्टी। पार्टीज दैट लूज द इलेक्शन फॉर्म द अपोजिशन। अब ऐसा तो है नहीं कि अब कंट्री में सारे जितने भी पार्टीज हैं वो सबको रूलिंग पार्टी बना देंगे। रूलिंग पार्टी बनती एक है, एक्सेप्शंस है कोलिजन गवर्नमेंट के। ऐसा नहीं कि मैम ये क्या बात कर रहे हो, कोलिजन गवर्नमेंट भी तो होती है। तो रूलिंग पार्टी बनती तो एक है, लेकिन जो बाकी पार्टी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि दे वर्क एज एन अपोजिशन। वो किसके तरीके से काम करती हैं बच्चा? अपोजिशन पार्टी के तरीके से काम करती हैं। अच्छा, काम क्या होता है अपोजिशन पार्टी का? हाँ, क्या क्या काम करती है, चलो सोच के बताओ मुझे कि ये काम है कि मैम ये काम, अच्छा ये जो इम्पोर्टेंट काम है ये काम सिर्फ अपोजिशन कर सकती है, बाकी कोई और नहीं कर सकता। क्या? कमियां निकालने का। अब बच्चा लेकिन अगर कमियां निकलेंगे तो सुधार भी तो तभी होगा। चलो जी, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन को भी क्या करती है बच्चा, शेप करती है और बनाती है। पार्टीज प्रोवाइड द कॉमन मैन असेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अगर बच्चा सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स बना दी हैं, या फिर उन्होंने बोला है कि ये जो पीडीएस पॉलिसीज़ बनाई, अलग अलग पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट है वो बनाती है लोगों के बेनिफिट्स के लिए, लेकिन जब तक वो लोगों के पास पहुंचेगी नहीं या जाएगी नहीं, तब तक कोई फ़ायदा है उस चीज़ का? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए बच्चा, गवर्नमेंट को जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो लोगों तक असेस करवाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया दिल्ली में सारा राशन फ्री, बाकी सब जगह दुगना कर दो, तो सारे लोग ऐसे दिल्ली में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमें जो पॉलिसीज़ हैं वो लोगों तक पहुंचानी है। वी हैव टू मेक श्योर कि जो लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठाएं, एंड दे टेक द एडवांटेज ऑफ दीज पॉलिसीज विच आर बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, any other relevant point, any 3 points you can mention in this answer? So these are the roles and responsibilities of the political parties. Role, responsibility, function, significance, ये सारी चीज़ें को में आपने सेम आंसर लिखना है। चलो सेक्शन सी की बात कर लें। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे बच्चा। टोटल सेक्शन सी 10 नंबर का है। सोचो 40 में से 10 नंबर का तो सेक्शन सी लेकर जा रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। खुशी की बात यह है, बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों क्वेश्चन में चॉइसेस हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में से आपको, मतलब हर एक क्वेश्चन में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं एंड यू हैव टू पिक वन। और एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी, क्या पता होना चाहिए, लिखने से पहले सोचो कि कौन सा आंसर अटेम्प्ट करना है और क्या लिखना है। लिखते लिखते सोचोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, खिचड़ी बन जाएगी वहाँ पे। अच्छा ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, हो आउटपुट क्या निकला? कुछ भी नहीं। तो एक ऐसा क्वेश्चन चूज करना जो लगे कि अच्छा मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, आई विल यू नो, इस आंसर को तो मैंने बिल्कुल ही ज़्यादा अच्छे से आंसर करना है कि कोई 5 से कम इसमें नंबर देगा नहीं। ठीक है, नेल इट। Let's started with the first question. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. Support this statement with example. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन उठाया है बच्चा। चैप्टर नंबर 7 है ये सिविक्स का। आई होप जब भी आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो इसी सोच के साथ पढ़ा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो बच्चा दिक्कत रहती है ना इस चैप्टर की, दिक्कत ये रहती है कि क्वेश्चन चाहे कुछ भी आ जाए आंसर सेम से लगता है। सबको लगेगा कि मैम अच्छा अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर भी जो लिख सकते हैं अकाउंटेबिलिटी, अच्छा गवर्नमेंट डिसीजन लेने में थोड़ी देर डिले होती है लेकिन बेटर डिसीजन होता है, ये तो हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना बच्चा इस चैप्टर में, वो ऐसा नहीं कि कभी दूर हो नहीं सकती, दूर होगी, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझोगे तब वो दूर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि डेमोक्रेसी की एबिलिटी बतानी है, मतलब क्या करनी है, तारीफें करनी है।
ठीक है, वो तारीफें ऐसे करनी है कि जो लोग हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, चलो आंसर पढ़ लें एक बार इसका। अच्छा, ये ना इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है, तो ये जो सेकंड पार्ट है फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा ना इग्नोर कर देना, हम पढ़ेंगे उसको जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग। वी आर आंसरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। अब बच्चा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उनके हिसाब से ही आप क्या करोगे, डिसीजन लोगे। ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के बोल दिया अच्छा अब क्या करना है, लॉकडाउन लगा दें लगा देते हैं चलो ऐसा नहीं कर सकते। क्या करना है कि जो नॉर्म्स और प्रोसीजर है वो हमने फॉलो करना है, किसके लिए, अगर आपने एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना है तो। लेकिन अच्छा ये बताओ मुझे सोचकर, क्या ये एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है? क्या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता है कि हम बिना नॉर्म्स को, बिना रूल्स को फॉलो करे हम डिसीजन ले रहे हैं? हाँ या ना? अरे जोर से बोलो, जय माता दी नहीं बोलना, हाँ या ना बोलना है। चलो, एवरी सिटीजन हैज द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हर एक सिटीजन, जो भी इंडियन सिटीजन है, उसके पास ये हक है, ये राइट है कि जो डिसीजन लिया है उसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन से तरीक़ों से डिसीज़न लिया गया है, कौन कौन इन्वॉल्व था और कब ये डिसीज़न लिया गया था, कैसे स्टार्ट हुआ, एवरीथिंग यू हैव अ राइट टू बी द पार्ट ऑफ इट। ट्रांसपेरेंसी होगी बच्चा, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगी डेमोक्रेसी। पता होगा आपको कि अच्छा ये होने वाला है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का सुना क्या होने वाला है? चलो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके बारे में भी, जो सुप्रीम कोर्ट अभी डिस्कस होने वाला है बच्चा बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अभी कुछ नहीं सोच के चलना है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन अ सेपरेट वीडियो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड ट्रांसपेरेंसी। मैंने आपको ये एग्जांपल दिए थे कि मैम डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा, अकाउंटेबल लेजिटिमेट वाला पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा। हाँ तो बच्चा आ जाएगा, अब आ जाएगा तो आ जाएगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता उस चीज़ को लेकर, तो ठीक है। सो दीज 2 पॉइंट्स यू कैन राइट इन इट। पीपल हैव अ राइट टू चूज देयर रूलर्स। येस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक पॉइंट है डेमोक्रेसी का कि आपके पास अपने रूलर को चूज करने का राइट होता है। Democracy gives its citizens the right to inform about the government and its functioning. आपके पास ट्रांसपेरेंसी होगी किसमें बच्चा? गवर्नमेंट में। कौन सी गवर्नमेंट में होगी ट्रांसपेरेंसी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। किस चीज़ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी होगी बच्चा? उसके फंक्शनिंग की और गवर्नेंस की। पॉलिसीज़ बनाई हैं, किन किन लोगों के लिए बनाई है, क्यों बनाई है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगी, कहाँ कहाँ पे नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, एवरीथिंग आर ट्रांसपेरेंट इन डेमोक्रेसी। समझ में आ गई ये बात सभी को? चलो जी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ पीपल्स ओन गवर्नमेंट एंड इट इज रन बाय द पीपल। सब 6th क्लास में जब आप व्हेन यू वर जस्ट चाइल्ड थे ना, इतना चलो इतना ले लें, ठीक है। जब आप 6th क्लास में थे तभी से पढ़ते आ रहे हो डेमोक्रेसी क्या होती है। 3 चीज़ें, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड, वेरी गुड, राइम हो रहा है बच्चा, राइम हो रहा है, ठीक है, एंड ऑफ द पीपल। सो ये जो 3 हमारे करेक्टरिस्टिक्स है दे कैन ऑल्सो फिट इन इट। मतलब जो पढ़ते आ रहे थे वो यहाँ पे भी काम आ गया। चलो शुक्र है कि आप पढ़ लिए थे। ऑल राइट, एनी अदर रेलिवेंट पॉइंट, एनी 5 पॉइंट्स यू कैन मेंशन इन दिस आंसर। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ इट। देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। बच्चा क्वेश्चन दोनों सेम है। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन भी यही बोल रहा था कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें उसके एडवांटेज लिखने थे और तारीफें करनी थी। हमें यहाँ पे भी यही लिखना है, लेकिन ये क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक किसके बारे में बच्चा? साउथ एशिया के बारे में, ठीक है। जितने भी हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में क्यों डेमोक्रेसी को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, क्यों लोग वहाँ पे चाहते हैं कि जो उनकी गवर्नमेंट आए वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, तो आपको इसके बारे में लिखना है। पहले ना थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझा दूं, बिकॉज आई थिंक दैट इट इज़ मिसिंग इन द CBSE आंसर की। थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है, अगर मैं साउथ एशियन कंट्री की बात करूं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इन कंट्रीज़ में क्या है बच्चा? वी हैव डाइवर्सिटी। हमारे हम जो नियर बाई कंट्रीज़ हैं हमारी, उनके पास क्या है बच्चा? दे हैव डाइवर्सिटी। अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। श्रीलंका के बारे में आपने पढ़ा था बच्चा, दैट लैंग्वेज के बेसिस पर काफ़ी प्रॉब्लम और कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, बट हमें ये समझ में आया कि वो एक डाइवर्स कंट्री है,
ठीक है। इंडिया हमारी एक डाइवर्स कंट्री है, वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, तो उस डाइवर्सिटी के बीच में भी हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं बच्चा? डेमोक्रेटिक कंट्री को। तो एक जो आपने ये पॉइंट है ये आप इसमें मेंशन करेंगे, किस चीज़ का मैंने बोला आपको बच्चा? दैट फर्स्ट वी आर दी डाइवर्स कंट्री। और कौन सी है डाइवर्स कंट्री? साउथ एशियन कंट्री। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज। जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं बच्चा, वो कैसी हैं? हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो ये 2 पॉइंट है, अगर आप आंसर में मेंशन कर दोगे बच्चा इसमें सीबीएसई से हटकर, सीबीएसई के आंसर की के अलावा भी, तब भी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप सीबीएसई का पढ़ लें। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। यस, हमारी अपनी गवर्नमेंट होती है। कंट्रीज़ फ्रॉम साउथ एशिया वांट डेमोक्रेटिक राइट फॉर द पीपल। हमें क्या चाहिए? डेमोक्रेटिक राइट्स चाहिए, जो बेसिकली कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और कौन चाहता है ऐसा? साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग। कंट्रीज़ वांट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय देमसेल्फ। they want to be the part of the government, they want to elect the government or elect the rulers, so that they want democracy provides dignity and freedom to its citizens। मतलब जो एक एशियन कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि लोगों को राइट्स मिले, उनको फ्रीडम मिले, उनके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर किया जाए, उनकी डिग्निटी को सिक्योर किया जाए। दे विल ऑल्सो गेट द ह्यूमन राइट्स। तो उन राइट्स और डिग्निटी को हम प्रोटेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। एकोमोडेट का मतलब क्या होता है बच्चा? इंक्लूड। कि जो डेमोक्रेसी होती है वो इंक्लूड करती है सोशल डाइवर्सिटी को, एक्सक्लूड नहीं करती। उसको ये नहीं बोलती कि अच्छा आप साइड में बैठ जाएं, डाइवर्सिटी यहाँ पे तो इनका रूल चलेगा। ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा ना। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या करती है बच्चा? सोशल डाइवर्सिटी को इंक्लूड करती है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन। नेगोशिएशन और डिस्कशन पे बेस्ड होती है डेमोक्रेसी। वहाँ पे एक पर्सन तो है, आपको दिख रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है, बट ऐसा नहीं है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिर्फ उन्हीं पर्सन के हाथ में है, उनके सामने कोई और बोल नहीं सकता। आई नो कि मतलब जो पावर होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है उनके पास, लेकिन से तो बच्चा सबका ही होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई कुछ कह नहीं सकता। सो दे ऑल्सो टेक पार्ट इन दी डिसीजन। और वैसे की सारी पावर तो हमारे पास में होती है बच्चा सिटीजन्स के हाथ में। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। सो ऑल द पॉइंट यू कैन मेंशन इन इट। एज आई हैव टोल्ड यू, you can write about diverse and developing countries in this answer. It will also help you to get the good answer or comprehensive. Examine the role of information technology in stimulating the process of globalization. Stimulating मतलब enable और make possible and to go with the flow of the globalization। तो ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल करने के लिए या उसको एनेबल करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, दैट यू हैव टू राइट इन दिस आंसर। सेकेंड इज असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। आंसर दोनों हो गए, पहले सोच लो क्या लिखना है, कौन सा आंसर लिखना है। ठीक है, सोचने के बाद आंसर डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि वही आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पलट जाते हैं बच्चा। एक होता है ना थाली का बैंगन वाली बात होती है, अच्छा ये वाला आसान लग रहा है, चलो यहाँ चले जाते हैं, ओहो आंसर तो इसका आसान है। तो ऐसे नहीं करेंगे, सोच के रखो, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको आंसर नहीं बताएगा एग्जाम में। ठीक है, चलो जी पहला क्वेश्चन लेते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजी हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली। टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो मोबाइल फ़ोन जो आप पहले यूज़ करते थे 10 साल पहले, वही सेम मोबाइल फ़ोन आप अभी भी यूज़ कर रहे हो। कितनी वेरिएशन है। और ऐसा नहीं है कि जो आप यूज़ करो 10 साल के बाद वही सेम यूज़ करोगे। सो टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग रैपिडली, और इट इज़ नॉट, इट इज़ वेरी स्लोली ग्रो कर रही है। वो बहुत ही तेज़ बहुत ही फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। Telecommunication facilities, telegraph, telephone, including mobile phones, fax are used to contact and access information. So we are using different telecommunication facilities as well, so that we can communicate with each other. And अगर globalization है, so communication तो important है। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि बच्चा कंट्री को कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन तो ज़रूरी हो रहा है, जैसे कि हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। सो वी नीड कम्युनिकेशन फॉर दैट। कम्युनिकेशन नहीं होगा, बात नहीं कर पाओगे तो कैसे कनेक्ट करोगे, है ना भाई। चलो, हेल्प्स टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो रिमोट एरियाज, जो बिल्कुल साइड के एरियाज हमारे कंट्री के हैं, जो डेवलप नहीं है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो।
डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो अभी डेवलप्ड हो रहे हैं, बहुत सारी एप्स बन रही हैं, और वी कैन से अगर आप देखो तो बच्चा गूगल मैप है जो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, इट इज़ ऑल्सो बीन डेवलप्ड विद हेल्प ऑफ दिस। इंटरनेट में इतने सारे चेंजेस हमने किए गए हैं, वो चीज़ें जो हम पहले नहीं कर सकते थे, वी आर डूइंग इट। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर ऑल्सो बीन डेवलप्ड। कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। एजुकेशन में आ गए कंप्यूटर, आइए कि नहीं आइए? पहले क्या होता था कि अच्छा क्लास में गए, ओहो क्लास मिस नहीं करनी, होमवर्क पता नहीं चलेगा कि क्या आएगा, लेकिन अब तो सबके स्कूल पोर्टल पे आ जाते हैं होमवर्क। अच्छा क्लास मिस हो गई, कोई बात नहीं, अड्डा 24/7 से पढ़ लेंगे, है ना? चलो जी बिल्कुल पढ़ेंगे। वन कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट है बच्चा, दुनिया एक बहुत ही अब सब पूरी दुनिया मुट्ठी में, जैसे कि पहले नहीं आता था कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो वही वाली बात आ गई है कि रशिया में क्या हो रहा है, रशिया कहाँ अटैक करने वाला है, कहाँ नहीं अटैक करने वाला है, यूएस क्या पॉलिसीज ले रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल टिप्स पर पता हो जाती हैं बच्चा। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से हुआ है बच्चा? इंटरनेट की। इंटरनेट कहाँ आता है आपका? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, है ना भाई? तो इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स एंड टॉक अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। ऐसा नहीं है काफ़ी एक्सपेंसिव है। पहले तो अगर आपने किसी से बात करनी थी तो यू हैव टू बुक अ टिकट एंड गो देयर, लिव देयर, होटल ढूंढो, ये सारे काम करो, तब जाके उनसे बात करो। अब क्या फ़ोन मिला लो, कर लो बात। हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि आपकी कंट्री में ही डेवलप हो रही हैं चीज़ें, बाहर की कंट्री में भी प्रोडक्शन को आप क्या कर सकते हो? एक्सप्लोर कर सकते हो। सो ऑल दी पॉइंट्स, एनी 5 पॉइंट्स यू कैन मेंशन इन दिस आंसर। बहुत ही वास्ट टॉपिक है, मतलब वास्ट टॉपिक नहीं बचा, वास्ट आंसर है। आप कुछ भी पॉइंट इसमें लिख सकते हो, डैट विल कंसिडर एज अ एक वैलिड पॉइंट उसमें आएगा। सो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, अच्छा मैं ठीक बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, सेंसिबल चीजें होंगी तो यू कैन राइट इन दिस आंसर। ओके, असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। कि जो बच्चा जो इम्पैक्ट था ग्लोबलाइजेशन का वो हमारे इंडिया पर एज अ कंट्री और एज अ नेशन क्या था, और हमारे लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ था। एक और चीज़ बच्चा, वेन एवर वी टॉक अबाउट इम्पैक्ट अबाउट समथिंग, तो बच्चा ग्लोबलाइजेशन के दो इम्पैक्ट है। एक तो है हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट और दूसरा है हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट। आई होप यू रिमेंबर इट, पढ़ा भी है सबने कि जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो दो इम्पैक्ट हैं, एक तो है पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड अदर वी हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट। तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक है कि आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखने हैं तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखने हैं, वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बन जाएगा, है ना। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट लिखना है तो आपको नेगेटिव लिखने हैं, वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बन जाएगा अगेन। बट अगर जहां पे सिर्फ इम्पैक्ट लिखा है तो बच्चा आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बात करनी है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव के 5-6 पॉइंट लिखकर आ जाओ, नेगेटिव का एक भी ना लिखो। So it doesn't go like that. You have to write the complete answer, and whatever question is saying that you have to write the impact, so go with the positive and the negative both. समझ में आ गई बात? Show me a thumbs up. ऐसे सोना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है नहीं। चलो फर्स्ट पढ़ते हैं हम, ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन मोर चॉइसेस फॉर द कंज्यूमर्स। तो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंज्यूमर के पास ज़्यादा चॉइसेस गिवन हैं। दिस हैज़ इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मेरे हाथ में रिमोट है, अच्छा आई एम यूजिंग द वेरी स्मार्ट बोर्ड राइट नाउ, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा डेवलप कर रहा है। वी हैव कार्स नाउ, एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, एक वेल एक टेक्नोलॉजिकल वे में हम रह रहे हैं, घर पे वी हैव मशीन्स, डिफरेंट मशीन्स वी हैव इन आवर हाउसेस। तो ये जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डेवलप हुआ है विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर नहीं होता तो हमें इंट्रोडक्शन ही नहीं होता उस चीज़ का, है ना भाई। चलो, MNCs have increased their investment in industries such as cell phones, automobiles, electronics, soft drinks and etc. तो MNCs ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है बच्चा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। एक लाइन गिवन है आपकी NCERT में यही कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करती है MNCs, तो वही पॉइंट एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे। न्यू जॉब्स हैज़ बीन क्रिएटेड, एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है बच्चा किस चीज़ से, अगर हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो MNCs हैं वो हमारे कंट्री में आके सेटअप होंगी, और अगर सेटअप होंगी हमारी कंट्री में तो हमारी कंट्री के लोगों को क्या मिलेगी बच्चा? जॉब्स मिलेंगी, दे विल स्टार्ट वर्किंग देयर। चलो जी, some local companies that supply raw material to MNCs have also benefited। तो ऐसी कोई कंपनीज होती हैं जो लोकल कंपनीज हैं वो रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं किसको? MNCs को। अच्छा मैं MNC कहती हूँ, फुल फॉर्म क्या होती है MNCs की?
बताएं ज़रा मुझे फटाफट से, फुल फॉर्म क्या होती है? राइम करें नहीं करें इस बार? फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब वो कंपनीज जो हमारी अलग अलग कंट्री में स्टैब्लिश्ड हैं, अपना प्लांट सेटअप करती हैं, उनको हम बोलते हैं MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज. Some local companies have been able to invest in new technologies and production methods. It has also been possible in globalization. So all these are the positive point. Let's see others. Globalization has enabled some large companies such as Tata Motors, Infosys as a multinational companies. अब ऐसा नहीं है कि बाहर की कंट्री ही मेरे देश में आके ग्रो कर रही हैं, हम भी तो दूसरे के देश में जाके ग्रो कर रहे हैं अपने आप को. सो हमारे कुछ ऐसी इंडियन बेस्ड कंपनीज थी जिन्होंने बाहर की कंट्री में जाके अपना प्लांट सेटअप किया एंड दे आर ऑल्सो growing. Companies providing services have been benefited by globalization. Flexibility in labor laws. अच्छा ये ना अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ हमने नेगेटिव पॉइंट भी करे हैं. लेबर लॉस में हमने फ्लेक्सिबल करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब कि ज़्यादा की ज़्यादा कंपनीज मेरी कंट्री में आके एंटर हों, तो उससे क्या हुआ बच्चा कि लोगों के बीच में जो मतलब जो लॉज थे, जो हमने लेबर लॉज बनाए थे, वो एक्सप्लॉइट होने लगे हैं. तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर डेवलप हो गया बहुत ज़्यादा. स्टिफ कंपटीशन हो गया है लोकल प्रोड्यूसर्स के बीच में. सो दीज आर द नेगेटिव पॉइंट्स आर देयर. इन शॉर्ट आप अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं. अगर आपने आंसर लिखना है तो आप सेपरेट पॉइंट भी लिख सकते हो. जैसे यू विल राइट द पॉजिटिव पॉइंट, आपने 4 पॉइंट लिखे, देन यू विल राइट द नेगेटिव पॉइंट. तो कोई ऐसा नहीं है कि नंबर डिडक्ट हो जाएंगे. मैम ऐसा तो नहीं था CBSE की मार्किंग स्कीम में, बट यू कैन राइट. इट इज ऑल्सो द करेक्ट मेथड टू राइट द आंसर. नेक्स्ट है हमारा बच्चा सेक्शन बी, केस बेस्ड क्वेश्चन. केस बेस्ड क्वेश्चन में बच्चा 2 क्वेश्चन है. 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल हमारा 8 नंबर का है सेक्शन डी. ये पैराग्राफ है, आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं अच्छे से. बेसिकली ये जो पैराग्राफ है ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था, जहाँ पे वो किसकी बात कर रहे हैं? ही इज टॉकिंग अबाउट सत्याग्रह. सत्याग्रह तो याद है सबको, ठीक है? तो वो सत्याग्रह की ही बात कर रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन. Why did गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस एज सुप्रीम धर्मा? गांधी जी नॉन वायलेंस को सुप्रीम धर्मा क्यों बोलते हैं? पहले हम एक बार पैराग्राफ पढ़ लें. जैसे कि सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स. सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी. ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन. एंड जो सत्याग्रह होता है वो ऐसा नहीं है कि हम किसी वीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि हम एक किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी द आंसर ऑफ इट. गांधी जी अडॉप्टेड नॉन वायलेंस एज द फिलॉसफी एंड एन आइडियल वे ऑफ अ लाइफ. अकॉर्डिंग टू हिम the non-violence is not a weapon of the weak. कि अगर आप नॉन वायलेंट हैं और अगर आप शांति से किसी को रिवर्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक वीक हैं, बल्कि इट इज़ अ वेपन विच कैन बी ट्राइड बाय ऑल. मतलब ये एक ऐसा वेपन है जो सबको यूज़ करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी ने एक चाटा मारा तो आपने उसको एक चाटा मार दिया तो आपने दिखा दिया कि आप बहुत स्ट्रांग है. नहीं. तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन है? कि अगर कोई कोई ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एंग्री है एंड ही वांट्स टू टेक अ रिवेंज अबाउट इट, तो वो एक वॉलेंट तरीके से यूज़ करेगा. तो दैट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. नॉन वायलेंटली अगर वो पीसफुल तरीके से सामने वाले को ये रियलाइज करवाएगा दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, दैट पर्सन विल कंसिडर एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन. और वही हमारा जो आइडिया था सत्याग्रह का, दैट वाज आल्सो बीन गिवन बाय गांधी जी. Let's see the next question. How was Gandhian Satyagraha taken by the people who believed in his philosophy? तो 1 मार्कर का क्वेश्चन है. I forgot to mention one thing. एक चीज़ ध्यान रखें. 11.1 जो है क्वेश्चन नंबर 11 का सब पार्ट, तो उसको पहले उन्होंने 3 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया. मतलब 1 मार्कर प्लस 2 मार्कर. तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है केस बेस्ड क्वेश्चन, उसमें आपके 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 1 मार्कर का है एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका 2 मार्कर का क्वेश्चन है. All right. A satyagrahi does not inflict pain on the adversary. He does not seek his destruction in the use of satyagraha. There is no ill will. मतलब ऐसा नहीं है सत्याग्रह में कि आपके साथ जो बुरा कर रहा है आप चाहो कि उसके साथ भी बुरा हो जाए. सत्याग्रह में ऐसा नहीं है. सत्याग्रह में आपको क्या समझाना है कि जो सामने वाला पर्सन है उसके जो इंस्टेंट्स हैं, जो उसके इनर थॉट्स हैं, उसको वेक करना है कि आप गलत कर रहे हैं. ठीक है.
नेक्स्ट इज व्हाई वाज गांधीयन सत्याग्रह कंसिडर्ड एज अ नॉवल वे ऑफ रेजिस्ट इनजस्टिस। इनजस्टिस को हटाने के लिए एक बहुत ही नॉवल मतलब बेस्ट और बहुत अच्छा तरीका माना जाता है एज पर द गांधीयन थ्योरी। क्यों? वन कुड विन द बैटल विदाउट थ्रू नॉन वायलेंस। हम ऐसा नहीं है। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो क्या हम नहीं जीते विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस? अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो क्या वो नहीं जीते साउथ अफ्रीकन पीपल विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस? यस, वो जीते हैं। वी हैव ऑल्सो सीन इन आवर हिस्ट्री वेयर वी हैव अडॉप्टेड द नॉन वायलेंस एंड वी हैव वन इट। ठीक है बच्चा, सो वन कुड विन द बैटल विद द थ्रू नॉन वायलेंस। और एट द एंड हमें क्या चाहिए? एट द एंड हमें वो चाहिए कि हमें सामने वाले को रियलाइज करवाना है कि आप गलत कर रहे हो, विच वी आर डूइंग, सो वेल एंड गुड। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्सेंस ऑफ द ऑपरेसर। जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं आपने उसको रियलाइज करवाना है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें बाय फोर्स नहीं होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है बाय फोर्स आप कर रहे हो, आप एक नॉन वायलेंट तरीके से कर रहे हो। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परसुएटेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। वायलेंस की हेल्प से आप उसको ये नहीं कराओगे कि अच्छा तू दो चाटे मारे हो, बोलो कि तू गलत कर रहा है। ऐसा नहीं करना है। आपने नॉन वायलेंट तरीके से वो खुद से आपको बोले कि अच्छा मैं गलत कर रहा था, आज के बाद से मैं नहीं करूँगा, आई एम सॉरी, अब से वी आर चेंजिंग द सिनेरियोज। समझ में आ रही है मेरी बात? तो दिस इज व्हाट गांधी जी हैज सेड दैट। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव द नेक्स्ट केस स्टडी विद अस। बेसिकली ये जो केस स्टडी है वो आपकी है बच्चा कम्युनिकेशन वाले टॉपिक से, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमिक के चैप्टर से ली गई है ये केस स्टडी। फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क। कि जो हमारे इंडियन पोस्टल नेटवर्क है उनका क्या रोल है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 पॉइंट भी आपके लिए इनफ होगा। क्या क्या लिख सकते हैं? इट हैज़ हेल्प द कंट्री टू एंगेज इन कम्युनिकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेरी कंट्री के कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए और सोशल इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए हमने पोस्टल सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब वो एरियाज जहाँ पे कोई मोबाइल फोन्स नहीं है, टेलीफोन्स नहीं है, वहाँ पे चिट्ठी पहुँच सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए पोस्टल नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में। ठीक है, इट प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज लाइक स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक तरीके से जाएगा। वी हैव अ चेन ऑफ इट एंड वी कैन सप्लाई आवर प्रोडक्ट्स। सो एनी वन पॉइंट यू कैन मेंशन एंड एक और पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो बच्चा, दैट इज़ कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है, बिकॉज मेरी कंट्री इतनी जल्दी डेवलप नहीं हुई थी। इट इज़ अ वेरी मेरी कंट्री के डेवलपमेंट का थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। सो फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड वी वर डिपेंडेंट ऑन द पोस्टल सर्विसेज। सो दिस पॉइंट ऑल्सो यू कैन मेंशन इन दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डिफरेंशिएट बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। अब बच्चा डिफरेंशिएट की बात कर रहे हैं तो फिर से शर्माना नहीं है। टेबल बनाएंगे और एक जगह लिखेंगे हम पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरी जगह हम लिखेंगे मास कम्युनिकेशन। बात समझ में आई या नहीं आई है? ठीक है, मतलब समझे, मास कम्युनिकेशन वो होता है जो हम बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में डिस्कस करते हैं, या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, थॉट शेयर करते हैं, दैट इज़ द मास कम्युनिकेशन। जैसे कि ये अभी वीडियो चल रही है, दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चा? वो कम्युनिकेशन जो 2 लोगों के बीच में होता है। जब अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं ना रिगार्डिंग समथिंग, 1-1 घंटे तक गप्पे चल रही हैं, तो वो आपका क्या है बच्चा? पर्सनल कम्युनिकेशन है। चलो, मतलब मना नहीं है कि गप्पे नहीं करो, कभी बोलो कि मैम तो हमारे गप्पे के पीछे पड़ गई हैं, बिल्कुल। चलो जी, so let's see about it. Mass communication is a medium which provides entertainment as well as creates awareness among the masses. It includes radio, television, newspaper, magazines, book, films, etc. Whereas personal communication between person to person. Bacha, you can write. I really want that you write your own answer in this question because I'm not fully satisfied with the answer. आप ना एक तरफ मतलब लिखना एक difference point में where you can write the answer in a way that mass communication between a group on the larger section of the society or the people. पर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 पीपल। ठीक है, मास कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीन्स होते हैं? रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर। ठीक है, दैट आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है? फ़ोन कॉल,
और वी कैन से अगर आप पर्सनली किसी को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं सिर्फ एक पर्सन से, दैट इज़ अ पर्सनल कम्युनिकेशन. अगर आप कोई मैसेज करते हो किसी पर्सन को पर्सनली, दैट इज़ अ पर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है. सो दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. आई रियली वॉन्ट दैट यू राइट योर ओन आंसर इन इट. और अगर डिफ्रेंशिएट है तो मेक अ टेबल एंड राइट द आंसर. ठीक है. यस. All right, so analyze the significance of communication for the nation. हमारे कंट्री के डेवलपमेंट, अच्छा डेवलपमेंट की बात नहीं करें, चलो नेशन के लिए क्यों ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन. ठीक है, उसके पॉइंट्स हमें लिखने हैं. सो दिस इज़ द एज ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग दी टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीविजन, फिल्म्स एंड इंटरनेट. इनके बिना तो ज़िंदगी अधूरी है कि नहीं है. अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा बच्चा, सपोजिंगली एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, मैं एक क्लास लूँ जहाँ पे आपको सारे आर्टिकल समझा दूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल्स लिखे हैं वो सारे समझा दूँ मैं आपको. ठीक है. एंड आपसे बोलूँ कि आपको लर्न करना है. दूसरा तरीका क्या है कि हर एक आर्टिकल के ऊपर अपनी अपनी नई फिल्म बन जाती है जहाँ पे उस आर्टिकल को वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. तो वो एक कम्युनिकेशन का मीन्स हो जाता है. ठीक है. सो आजकल का जो एज आ गया है वो कम्युनिकेशन हो गया है. किसके थ्रू? टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेशन है, टेलीविजन के थ्रू, फिल्म्स एंड इंटरनेट के थ्रू वी आर कम्युनिकेटिंग. उसके अलावा बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव. मीन्स क्या होता है बच्चा? वेज. मीन्स क्या होता है? तरीके. किस किस चीज़ों की हेल्प से आप कम्युनिकेट कर रहे हो. वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव कनेक्टेड द वर्ल्ड क्लोजर. इट इज़ द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज. कुछ पॉइंट्स बच्चा मैंने इसमें ऐड करे हैं. यू कैन ऑल्सो राइट दीज पॉइंट्स एज आई वॉज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड विद दैट. सो इट हेल्प्स इन ट्रेड. मैंने आपको समझाया भी था बच्चा कि जो हमारे जो कम्युनिकेशन होता है वो ट्रेड में बहुत हेल्प करता है. सपोजिंगली अगर आपने कोई गुड सप्लाई करना है तो वो सप्लायर के पास, मतलब वो पार्टी के पास पहुंचा नहीं पहुंचा, आपके साइड से सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ है, कितना गुड सप्लाई हुआ है, कहाँ तक पहुंचा है, एवरीथिंग विल कम इन द कम्युनिकेशन. और वो ज़रूरी होता है जब आप ट्रेड करते हो. ठीक है ना. कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. अब अलग अलग कंट्री के लोगों को कनेक्ट करके रखते हैं, मतलब अलग अलग कंट्री के पार्ट को लोगों को कनेक्ट करते हैं. ठीक है. जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अलग अलग एरियाज़ को आपने कनेक्ट करके रख दिया. अच्छा, बाकी स्टेट्स को मैं छोड़ रही हूँ, बाकी एरिया को छोड़ दिया, बट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दैट. और किस किस चीज़ की बच्चा? जॉब्स की, फैसिलिटीज़ की. ऐसा नहीं है कि फैसिलिटीज़ आपके घर तक आएगी. अगर आपको चाहिए तो यू कैन मूव टू द प्लेसेस. आप सर्च करोगे कि अच्छा ये जगह कहाँ पर है, अच्छा आई वांट टू हैव सर्टेन गुड काइंड ऑफ चीज़ी फ्राइज, तो कहाँ मिलते हैं? गूगल पे ऑप्शंस आ जाएंगे, इंटरनेट पर ऑप्शंस आ जाएंगे. तो यू कैन गो दैट. यू कैन टेक दी फैसिलिटीज़ विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन. और जॉब्स के थ्रू आप भी जॉब्स भी आप ढूंढ सकते हो अगर कम्युनिकेशन है. अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, यू विल सर्च ऑन द जॉब्स, डिफरेंट जॉब्स आर अवेलेबल. कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प्स टू मेक गुड गवर्नेंस. अच्छा, अब आप बोलोगे मैम पॉलिटिकल साइंस आ गया, लेकिन बच्चा रेलिवेंट पॉइंट है कि नहीं है? रेलिवेंट पॉइंट ले रहा है कि जो गुड गवर्नेंस अगर बनानी है तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है. गवर्नमेंट आपके पास आएगी, लीडर्स आपके पास आएंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, रैलीज निकालेंगे, अपनी पॉलिसीज़ बताएंगे, तभी तो पता चलेगा कौन सी सरकार अच्छी है. आई बच्चा बात सबको समझ में? ऐसा नहीं है कि सरकार अपने घर में काम कर रही है और आप अपने घर में काम कर रहे हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं पता. ठीक है, तब आप एक अच्छी सरकार नहीं बना सकते. ऑलराइट, तो नाउ वी हैव द मैप क्वेश्चंस विद अस. ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड एज A. It is A, capital A. So you have to say this with the help of the following information and write its correct name on the line marked near it. ठीक है. So basically होता क्या है? होता ये है कि अच्छा अभी ना इसको और इसको इग्नोर करेंगे, जस्ट इस पे फोकस करेंगे. थोड़ा सा ब्लर है बच्चा, क्वालिटी थोड़ी ख़राब थी, सॉरी फॉर दैट, बट आई होप दैट यू कैन रिलेट विद इट, है ना. हाँ, तो यहाँ पे एक एरिया है जिसको CBSE ने A करके मार्क दिया है, और यहाँ पे आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्या हुआ था. क्या हुआ था किस रेलिवेंस में? द प्लेस वेयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस. और आपको पता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चौरी चौरा. तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में एक ऐसा चौरी चौरा एक जगह है उत्तर प्रदेश में जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ था ड्यू टू वायलेंस. तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे चौरी चौरा लिखेंगे. अच्छा, आंसर कैसे लिखना है दैट आई विल टेल यू. यहाँ पे आप लिखोगे 13.1, then you have to write the answer. Getting my point?
आपने ऐसा नहीं है कि चौड़ा चौड़ा लिखकर आ गया एंड विल डन, यू हैव टू राइट 13.1 कि आपने किसका आंसर यहाँ पे दिया है, ठीक है। उसके बाद है हमारा ऑन द सेम गिवन मैप ऑफ इंडिया लोकेट नामरूफ थर्मल प्लांट, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, राजा सांस्री international airport. So here it is marked. Namrup Thermal Power is Assam. Noida Software Technology Park is in Noida near Delhi, and Raja Sansi Shri Guru Ramdas Ji International Airport is in अमृतसर। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, जैसे कि अगर हमारा ये है 13.2 का सेकंड, तो यहाँ पे आप लिखोगे बच्चा 13.2 एंड हेयर वी हैव दी सेकंड पॉइंट, ठीक है। सिर्फ अगर आप मार्क करके आ जाओगे बच्चा तो कोई पॉइंट नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगा एंड यू विल लूज योर मार्क्स। ऐसा नहीं है 40 में से 40 लेकर आने हैं, है ना भाई। टारगेट कितना है हमारा 40 का, तो नंबर कहीं भी कट नहीं होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं तो यू हैव टू राइट 13.2 एंड यू हैव टू राइट फर्स्ट। क्लियर हो गई ये बात सभी को? चलो जी, तो that's all for today's session. I hope that you have understood the sample paper, you have enjoyed it, and you will wait for the next session. Alright, so all the best everyone. Use your time carefully and read the sample paper. Bye bye. Take care.